अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का वार्म वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल और आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। द लैग बिटवीन जैब्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है वैक्सीन की 2 डोजेस के बीच में कितना गैप होना चाहिए और कितना गैप वास्तव में दिया जा रहा है भारत देश में। चलिए शुरू कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मज़ा आएगा आपको पढ़ के, पर कोशिश करेंगे आप इसमें से लर्निंग लेसन्स लो थ्रू आउट द सेशन। मैं हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करता हूँ लेकिन उसकी ग्रामर वोकैब स्ट्रक्चर को आपको अलग से लेके बताता हूँ। एंड दिस इज़ योर क्विज फॉर द डे। क्लोज सेस के 3 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन है एरर्स का, इसमें मल्टीपल एरर्स आपको मिलेंगी, और लास्ट क्वेश्चन है वोकैबलरी का। आपको पूरे मन से सेशन को देखना है, फिर क्विज को सॉल्व करना है। 5 में से 5 नंबर आपको मिलेंगे, हर चीज़ अपने इसमें डिस्कस करने वाले हैं। शुरू कर लें, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, वीडियो के लास्ट में सॉल्यूशन दूंगा। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहा लैग, द लैग बिटवीन जैब्स। देखिए जैब नाम के वर्ड को डिक्शनरी में टाइप करोगे तो इसका मतलब निकलेगा मुक्का यानी कि पंच, लेकिन इसका एक और मीनिंग भी होता है अ वैक्सीन शॉट। वैक्सीन के शॉट यानी इंजेक्शन को भी जैब बोलते हैं, और किसी को आप जो मुक्का मारते हो उसको भी जैब बोलते हैं। कह रहा लैग जो है ना, लैग टाइम गैप जो है वैक्सीन के 2 शॉट्स के बीच में, जैब्स के बीच में। लैग का मतलब होता है टाइम गैप। अच्छा, किसके टाइम गैप की बात हो रही है, कौन सी वैक्सीन के? ऑफ कोर्स कोरोना वैक्सीन की बात हो रही है, ऑन कोविशील्ड गैप, कोविशील्ड नाम के वैक्सीन के 2 शॉट्स के बीच के गैप की। अब डिटेल में देखेंगे कहाँ से गैप आया है और क्यों आया है। कह रहा केरला एससी ऑर्डर ऑन अलाउइंग अर्लियर सेकेंड डोज फ्लैग्स द नीड टू रिव्यू 84 डे गैप। कह रहा केरला की हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, अच्छा किस चीज़ पे भाई, ऑन लगा के बता रहे, अलाउ करने पे, इजाज़त देने पे। अच्छा किस चीज़ की? पहले ही सेकेंड डोज की, अर्लियर सेकेंड डोज की। 84 दिन तक वेट मत करो, 28 दिन बाद ही सेकेंड डोज दे दो। कह रहा है ये जो ऑर्डर है ना कोर्ट का जल्दी से सेकेंड डोज देने का, ये ऑर्डर जो है फ्लैग करता है, सबके सामने रखता है, पॉइंट आउट करता है, और किस चीज़ को? उस नीड को, उस ज़रूरत को जो है रिव्यू करने की, फिर से पुनरावलोकन करने की, फिर से देखने की, 84 डे के गैप को जो भी सरकार पकड़ के बैठी है। तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि 84 दिन वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जेब में पैसा है और अगर आपको ज़रूरत है तो 28 दिन बाद भी दूसरा वैक्सीन लगवा लो। अब जैसे ही ऑर्डर आया इससे हमें पता लगा कि सरकार ने जो 84 डे का गैप रखा हुआ है उसको अब हमें रिव्यू करना चाहिए, अब उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। समझ गए? ऑर्डर की वर्ब है फ्लैग्स, सब्जेक्ट मिलेंगे ऐसे ही आपको ग्रीन कलर में, वर्ब मिलेगी पिंक कलर में। जैसे ही आप इस चीज़ को पकड़ना, आइडेंटिफाई करना शुरू करते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्काई रॉकेट हो जाती है। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते रहना, हर सेंटेंस में ऐसे ही मिलेगा। 84 डे के बीच में देखो, 84 तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 1 से ज़्यादा है, तो डेज आना चाहिए ना। यहाँ अपने आप से पूछो 84 डे में डे क्यों लिखा हुआ है, पीछे डे के एस क्यों नहीं लगा हुआ? चलो, फॉर अ सिंपल रीजन, 84 डे इज एन एडजेक्टिव हियर। गैप एक नाउन है, इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर ये एडजेक्टिव है तो इसके पीछे एस नहीं लगाएंगे, 84 डेज नहीं लिखेंगे। और इसकी निशानी क्या है? आपने 84 और डे के बीच में एक डैश को भी लगा दिया, हाइफन को भी लगा दिया। अब आपने इसको हाइफनेटेड एडजेक्टिव बना दिया है। रीडर को भी समझ में आ रहा है कि ये एडजेक्टिव है हाइफन की वजह से। समझ गए ना? पीछे का एस निकालो, बीच में डैश लगाओ, बना दो नाउन्स को एडजेक्टिव। चलिए बढ़ते हैं अपने वोकैब की तरफ। इस आर्टिकल में जो यूज़ हुई है उससे पहले अपनी ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, अगर अभी तक नहीं किया आपने। योर इंग्लिश ट्यूटर, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक भी है। ऐप पे मिलते हैं आपको क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर। स्टोर टैब में जाओगे तो 3 कोर्सेज दिखेंगे। पहला कोर्स है बेसिक से एडवांस इंग्लिश राइटिंग का। हिंदुस्तान का अकेला ऐसा कोर्स है जो आपको बेसिक से एडवांस तक लेकर के आता है राइटिंग स्किल्स में। यूपीएससी का आंसर लिखना शुरू कैसे करना है, एसएससी, आइलेट्स, एसए, समरी राइटिंग, हर चीज़ इसमें बेसिक से ग्रामर के साथ कवर्ड है। 699 का कोर्स है, लेकिन कोड लगा लोगे लकी 100 तो यही कोड आपको मिलेगा 599 में पूरा का पूरा कोर्स, 100 रुपये के डिस्काउंट के साथ। वैसे ही एसएससी और बैंक्स के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं 50-50 रुपये के अंदर प्रीलिम्स के। बैंकिंग मेंस का कोर्स कल शाम में अपलोड करूँगा। कुछ प्रॉब्लम आ गई है ऐप में, कल गणेश चतुर्थी है, कल शाम को बैंकिंग मेंस को शुरू करेंगे। डाउनलोड कर लेना ऐप, फ़ायदा उठाना कोर्सेज का। चलिए वोकैब अपनी देख लें। देखो पुराने वर्ड्स ज़्यादा आए हैं, नए वर्ड्स कम हैं। एक वर्ड आया था इम्पिंज ऑन या अपॉन, एक वर्ड है प्रेवलेंस, एक वर्ड है इवेंचुअल। ये सब पुराने वर्ड्स हैं, आज फिर से इस आर्टिकल में आप देखोगे। एक ही नया वर्ड है कॉन्टिनेंस। तो इम्पिंज ऑन या अपॉन तो आप जानते होंगे अच्छे से, बहुत बार आ चुका है, फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी पे बुरा प्रभाव छोड़ना या किसी के दायरे में घुस जाना, किसी के अंदर एनक्रोच करना,
अतिक्रमण करना है ना, किसी घर में घुस गए, वहाँ पे जाकर के अपना तंबू गाड़ लिया, वो भी इम्पिंज ऑन है। या फिर किसी को बैड इफेक्ट छोड़ा, कहीं पे आपने बुरा प्रभाव डाला, वो भी इम्पिंज ऑन है। मैनी द न्यू लॉ में इम्पिंज अपॉन द फ्रीडम्स ऑफ प्रेस। नया लॉ जो है, नया कानून जो है, बुरा प्रभाव छोड़ सकता है प्रेस की, पत्रकारिता की फ्रीडम पे, आज़ादी पे, है ना। इम्पैक्ट बोल दो, एनक्रोच बोल दो, ट्रैम्पल अपॉन भी इसको बोलते हैं, इम्पिंज अपॉन को। अगला अपने पास वर्ड है प्रेवलेंस। इसको बोलते हैं कितना प्रचलन में है कोई चीज़। प्रचलन को कहते हैं हिंदी में प्रेवलेंस, है ना। इंग्लिश में प्रेवलेंस, हिंदी में प्रचलन। इसको पॉपुलैरिटी बोल दो, डोमिनेंस बोल दो। प्रेवलेंस ऑफ पॉवर्टी इज हायर अमंग द इलिटरेट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जो पॉवर्टी की प्रेवलेंस है, गरीबी का जो प्रचलन है, वो हायर है, ज़्यादा है इलिटरेट सेक्शंस के अंदर, सोसाइटी के, समाज के उन तबकों के अंदर जो अनपढ़ हैं। समझ गए ना। तो प्रेवलेंस को आप परवेसिवनेस भी बोल सकते हैं, प्रिवेल नाम की वर्ब से मिलकर के बना है। एक वर्ड और हम कर चुके हैं, इवेंचुअल। इवेंचुअल का मतलब है आखिरी, जो होकर के ही रहेगा, जो फाइनल है। द वर्ल्ड इज स्टिल डिवाइडेड ओवर इवेंचुअल आउटकम ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया आज भी डिवाइडेड ओवर है, बंटी हुई है आखिरी आउटकम पे, आखिरी नतीजे पे, ग्लोबल वार्मिंग के। आगे आधे लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, और आधे लोग बोल रहे हैं बहुत कुछ हो सकता है ना। डिवाइडेड है, समझ गए। इवेंचुअल को कंक्लूडिंग, अल्टीमेट या इनएविटेबल भी बोलते हैं। इनएविटेबल वो है जो होके रहेगा, इवेंचुअल, इनएविटेबल, इनएस्केपेबल, समझ गए ना, एक दूसरे के सिनोनिम है। एक और वर्ड है, आज नया वर्ड है अपने पास, काउंटेनेंस। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए कंसेंट दे देना, किसी चीज़ के लिए हामी भर देना। हर फादर वांट काउंटेनेंस हर मैरिंग अ फॉरेनर। उसके पिताजी हामी नहीं भरेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे उसके एक फॉरेनर को मैरी करने को। समझ गए ना। वो कहते हैं कि इंडियन से शादी कर, बाहर वाले से क्यों कर रही है। तो हर फादर वांट काउंटेनेंस हर मैरिंग अ फॉरेनर। समझ गए ना। अप्रूव, सपोर्ट या एडवोकेट करने को बोलते हैं काउंटेनेंस। ये काउंटेनेंस नाम के नाउन से मिलकर बना है। काउंटेनेंस नाउन का मतलब भी होता है सपोर्ट। इसका एक और मीनिंग भी होता है, मैं आपको कभी फिर बताऊंगा, अभी ओवरलोड हो जाएगा, है ना। काउंटेनेंस नाम के नाउन का एक मीनिंग और भी होता है, कभी किसी आर्टिकल में आएगा तब बताऊंगा। चलो देखो, समरी ये है, बहुत सिंपल सी है। कोविशील्ड वैक्सीन आप जानते हो, इंडिया मेड वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की। इस वैक्सीन पे सरकार ने एक रूल लगाया हुआ है 84 डेज़ का। पहली वैक्सीन की शॉट आज लगेगी तो दूसरी लगेगी 84 दिनों के बाद। ऐसा क्यों किया हुआ है? क्योंकि देश में वैक्सीन की शॉर्टेज है। सरकार चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहली डोज लग जाए, फिर बाद में दूसरी डोज को देखेंगे। अब इस पर एक नया मामला आया। एक दो कंपनियां हैं, वो कोर्ट के पास पहुंची। उन्होंने ये बोला कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए मास स्केल पे डोजेस को खरीद लिया सरकार से पैसे दे करके। हमारे एम्प्लॉयज़ देश से बाहर यात्रा भी करते हैं, तो क्यों ना हमारे एम्प्लॉयज़ को, जिनके लिए डोजेज ऑलरेडी हैं हमारे पास, पैसे भी दे चुके हैं, उनको 84 दिन की जगह 28 दिन में दूसरी डोज लगवा लें। सरकार अगर अलाउ करे तभी ये काम हो सकता है। समझ गए ना। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, बिल्कुल ठीक बात है। पैसे आपने दिए हुए हैं, डोज आपके पास है, तो 84 डेज क्यों वेट करें, जो दुनिया भर में लग रही है 28 दिनों के बाद आप भी अपने एम्प्लॉयज़ को लगा दो। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि इस ऑर्डर के बाद इसमें और भी कानूनी पेचीदगियाँ आएंगी, क्योंकि अब कुछ लोगों को इजाज़त मिल रही है, कुछ लोगों को नहीं मिल रही। सरकार को अब रिव्यू करना चाहिए अपने 84 डेज़ के गैप का। अब बहुत सारी वैक्सीन लग चुकी हैं, ज़्यादा शॉर्टेज है नहीं। इस ऑर्डर को तभी आप फुलफिल कर पाओगे। समझ गए। सबको दो, मौका दो तो सबको दो, नहीं तो किसी को भी मत दो। बस कहने का मतलब ये। आज की टोन है एनालिटिकल। पूरे आर्टिकल में एनालिसिस हो रहा है, इस ऑर्डर का एनालाइज कर रहा है। चलिए शुरू कर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लास्ट में दूंगा। कह रहा था केरला हाई कोर्ट्स इंटरवेंशन रिगार्डिंग द टाइम लैग बिटवीन द 2 डोजेज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन्स इज बोथ इंटरेस्टिंग एंड अनयूजुअल। कह रहा केरला की हाई कोर्ट का जो इंटरवेंशन है, केरला की हाई कोर्ट की जो दखल अंदाजी है, और किसके रिगार्डिंग, टाइम लैग के रिगार्डिंग, टाइम डिले के रिगार्डिंग, और किसके बीच में, बिटवीन लगा के बता रहा है, 2 डोजेस के बीच में कोविशील्ड वैक्सीन की। कह रहा है ये जो इंटरवेंशन है, ये जो दखल अंदाजी है, कह रहा है ये दोनों ही हैं। एक तो इंटरेस्टिंग है और दूसरी अनयूजुअल है। अनयूजुअल का मतलब होता है एबनॉर्मल, जो रोज़मर्रा की बात ना हो, है ना, बहुत ही अजीब सी बात हो। तो कह रहा है अपने आप में ये रोचक मामला भी है और थोड़ा सा एबनॉर्मल मामला भी है। ऐसा हमें रोज़ देखने को नहीं मिलता है। समझ गए। इंटरवेंशन सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, और इस सेंटेंस में कुछ देखने वाला है नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इट हैज़ आस्क्ड द गवर्नमेंट टू अलाउ द शेड्यूलिंग ऑफ सेकेंड डोज 4 वीक्स आफ्टर द फर्स्ट फॉर दोज हु वांट इट। अब बता रहा है इस कोर्ट में क्या, इस कोर्ट ने अपने इंटरवेंशन में क्या कहा है। कह रहा है इट यानी कि केरला हाई कोर्ट। कह रहा है केरला हाई कोर्ट हैज़ आस्क्ड, इसने ऐसा कहा है या पूछा है सरकार को कि वो अलाउ करे, कि वो इजाज़त दे स्केड्यूल करने को सेकेंड डोज को 4 वीक के बाद, और कब, पहली डोज के। अच्छा किन के लिए, 4 लगा के बता रहा है, उन लोगों के लिए जो ये वांट करते हैं, जिनको कोई दिक्कत नहीं है, जो लगवाना चाहते हैं।
तो कोर्ट ने यही बोला, सबको पूछ लो जिसको लगवानी है, 84 दिन का वेट करने की जरूरत नहीं है, जिसको लगवानी है वो 24 दिन बाद 28 दिन बाद आकर के अपनी डोज लगवा ले, आप ऐसी इजाज़त दो। इट की वर्ब है हैज आस्क्ड, हु की वर्ब है वांट, अलाउ मतलब इजाज़त देना। अब इस सेंटेंस में बहुत ही अच्छा सा एक ग्रामर रूल मैं आपको करवा देता हूँ। फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। फॉर के बाद में आई की जगह आएगा मी, वी की जगह आएगा अस, अच्छा शी की जगह आएगा हर, है ना। तो यहाँ पे दे की जगह आना चाहिए देम, लेकिन फिर भी यहाँ पे दे की जगह देम नहीं बल्कि दोज लगाया गया है। इसके पीछे क्या रीज़न होना चाहिए? चलो देखो, दे लगता है सब्जेक्टिव मोड में, देम लगता है ऑब्जेक्टिव मोड में। अभी मैंने आपको बताया ना, आई सब्जेक्ट, मी जो है ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, अस मतलब ऑब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, तो देम मतलब ऑब्जेक्ट, है ना। और दोज होता है सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, लेकिन अगर बाजू में एक एडजेक्टिव रखा हो तो कैसे पता लगेगा? ध्यान से देखो, द गवर्नमेंट गेव इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू दे देम या दोज। सरकार ने इंटरेस्ट फ्री लोन्स को दिया उन लोगों को। टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? देम बनेगा। तो ना तो यहाँ पे दे आएगा, ना तो यहाँ पे दे आएगा, और ना यहाँ पे दोज आएगा। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होता है देम, तो आप यहाँ पे लगाओगे देम। अब इस सेंटेंस को देखो, द गवर्नमेंट गेव इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू दे देम दोज इन नीड ऑफ हेल्प। इस केस में भी वही कर देता हूँ मैं, दे को भी निकाल देता हूँ और दोज को भी निकाल देता हूँ, क्योंकि अगेन टू प्रेपोजिशन के बाद में मुझे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन चाहिए। लेकिन गलती क्या है, इस प्रोनाउन के बाद में एक एडजेक्टिवल प्रेपोजिशनल फ्रेज पड़ा है। ये वो लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, इन नीड ऑफ हेल्प, समझ गए ना। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव इनके बाद में किसी भी फॉर्म में आ जाए, प्रोनाउंस के बाद में एडजेक्टिव किसी भी फॉर्म में आ जाए, तो आप दे या देम को यूज़ ना करें, आप यूज़ करें दोज को। तो यहाँ पे लिखोगे दोज। कुछ लोग परेशान होते हैं, सर यहाँ पे तो नहीं लगा था, यहाँ कैसे लग गया? समझ गए ना, एडजेक्टिव आया हुआ है इसलिए यहाँ पे लग गया, नहीं आया होता तो यहाँ पे देम ही लगता। इसको निकाल दो तो देम आएगा। इसको देख लो, द गवर्नमेंट गेव इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू दे देम दोज हु नीडेड हेल्प। देखो ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, पूरा इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है तो एडजेक्टिवल फ्रेज है। और ये भी एडजेक्टिवल क्लोज है, हु नीडेड हेल्प, रिलेटिव क्लोज। चाहे एडजेक्टिव किसी भी फॉर्म में आ जाए, फ्रेज की फॉर्म में, क्लोज की फॉर्म में, सिंगल वर्ड बन के, आपको तो इस फॉर्मूला को फॉलो करना है। यहाँ भी दोज को लगाना है, टू दोज, बहुत आसान है। अब इसको देखो, दे या देम या दोज कॉल्ड अपॉन द गवर्नमेंट फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन्स। उन लोगों ने कॉल अपॉन किया, मांग की सरकार से इंटरेस्ट फ्री लोन्स की। अगेन देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको चाहिए, इधर ऑब्जेक्ट था, अब चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनता है? दे बनता है, तो यहाँ पे लगा दो दे को। इतना तो आप जानते ही हो, दे कॉल्ड अपॉन द गवर्नमेंट फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन्स। यहाँ देखो, दे या देम या दोज नीडिंग हेल्प कॉल्ड अपॉन द गवर्नमेंट फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन्स। अब आप बोलोगे सर सब्जेक्ट चाहिए, तो मैं अगेन जो है दे लगा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे आएगा दोज। क्यों आएगा भाई? क्योंकि यहाँ पे नीडिंग हेल्प नाम का एडजेक्टिवल फ्रेज रखा हुआ है। वो वाले लोग जिनको ज़रूरत है, जैसे ही एडजेक्टिव आया दे बदल गया दोज में। तो चाहे दे के बाद में एडजेक्टिव आ जाए, चाहे देम के बाद में एडजेक्टिव आ जाए, आपको उसको चेंज कर देना दोज में। अगेन उसी केस की तरह यहाँ भी दोज आएगा। हमने यहाँ पे एडजेक्टिवल क्लोज रख दिया, दोज हु नीडेड हेल्प कॉल्ड अपॉन द गवर्नमेंट फॉर द इंटरेस्ट फ्री लोन्स। तो ये है दे देम या दोज की कहानी। अब यहाँ पे आप दोज इसलिए देख रहे हो क्योंकि एडजेक्टिवल फ्रेज रखा है, ये ना होता तो फॉर के बाद में देम आता। बड़े आगे डिटेल में करवा रहा हूँ मैं, पर ये सीखने के बाद इतना टाइम नहीं लगेगा। आप जैसे ही देखोगे ना क्वेश्चन के अंदर, देखते ही बता दोगे सर यहाँ पे दो जाना चाहिए, आगे एडजेक्टिव रखा हुआ है। कह रहा सिंपल जज हैज़ हेल्ड दैट द रिलैक्सेशन इन द 84-day norm for some categories of people when it is normally not open to the public to get their second jabs earlier amounts to discrimination। कह रहा एक सिंगल जज ने हेल्ड किया है, एक सिंगल जज ने ऐसा रखा है सबके सामने, हेल्ड किया है दैट वो ये कि जो रिलैक्सेशन है, जो छूट है, और किस में? 84 डे की नॉर्म में, 84 डे के रूल में, और किसके लिए? कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए। और कह रहे कब? जब ये नॉर्मली ओपन टू नहीं होता है, जब ये रिलैक्सेशन सबके लिए उपलब्ध नहीं होती है, एक्सेसिबल नहीं होती है पब्लिक के लिए। और किस लिए? कि वो अपनी सेकंड जैब को पहले से ही अर्लियर जो है गेट करें, अपना दूसरा शॉट पहले ही लगवा लें। तो उन्होंने यही बोला कि ये जो रिलैक्सेशन है ना, इस प्रकार का, जब सबके लिए नहीं है पर कुछ के लिए है, ये रिलैक्सेशन, ये जो छूट है ना, ये अमाउंट टू करती है, ये बराबर है डिस्क्रिमिनेशन के, बायस के, भेदभाव के। तो हमारे देश में कुछ कैटेगरी के लोगों को सरकार इजाज़त देती है कि 84 दिन की जगह आप जो है 28 दिन के बाद अपनी दूसरी डोज लगवा लो,
ऐसे लोग जो विदेश यात्रा पे जाने वाले हैं। तो कोर्ट ने यही बोला कि अगर इनको दे रहे हो ना तो सबको देना, क्योंकि इनको देने का मतलब है आप भेदभाव कर रहे हो बाकी लोगों के साथ। जज की वर्ब है हैज़ हेल्ड, रिलैक्सेशन की वर्ब है अमाउंट्स टू। याद रखना रिलैक्सेशन की वर्ब है यहाँ पे आई हुई अमाउंट्स टू। ये पूरा का पूरा एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है। इट की वर्ब है इज। नॉर्म का मतलब होता है रूल, ये आप जान गए हो। 84 के बीच में हाइफन क्यों लगा है, एडजेक्टिव बना हुआ है दो नाउन्स को मिला करके, है ना, हाइफनेटेड एडजेक्टिव। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है बायस, भेदभाव, प्रेजुडिस। अब आपसे एक मैं छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ, 3 क्वेश्चंस हैं, 3 सेंटेंस हैं, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। अमाउंट टू का मतलब होता है बराबर होना। द बिल अमाउंट्स टू $50, द बिल इक्वल्स टू $50, द बिल टोटल्स टू $50। देखो अमाउंट टू तो ठीक है, ये तो लिखा ही हुआ आपके सामने, तो ठीक हो गया सेंटेंस। यहाँ पे इक्वल्स के बाद में टू नहीं आता और यहाँ पे टोटल्स के बाद में भी टू नहीं आता। द बिल अमाउंट्स टू $50, द बिल इक्वल्स $50 एंड बिल टोटल्स $50। अब ये कैसे हुआ, ये अमाउंट्स टू जो वर्ब है ना, अमाउंट्स, इसके बाद में टू आता है, लेकिन इसके सिनोनिम जो वर्ब्स है वो अपने बाद में टू नहीं लेती। ऐसी सारी वर्ब्स की मैंने एक लिस्ट आपको करवाई हुई है जो आपस में सिनोनिम है, लेकिन एक वर्ब अपने बाद प्रेपोजिशन लेती है, दूसरी उसका सिनोनिम वर्ब प्रेपोजिशन नहीं लेती। तो ये कौन सी है भाई सारी वर्ब्स, देख लेते हैं फटाफट से। डिमांड, इसके बाद में नो प्रेपोजिशन, लेकिन आस्क के बाद में प्रेपोजिशन आएगी। सीक, इसके बाद में नो प्रेपोजिशन, लेकिन लुक के बाद में फॉर आपको लगाना पड़ेगा। लुक फॉर इज इक्वल टू सीक। जैसे इनहेबिट, लिव इन, अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर। अवेट के बाद में फॉर कभी नहीं आएगा, लेकिन वेट के बाद में हमेशा फॉर लगा के आप बताओगे। ये लिस्ट आप प्रेपोजिशन वाले चैप्टर में कर चुके हो, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से बार बार क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। बढ़े आगे, चलो। कह रहे द डायरेक्शन दैट कोविन, द नेशनल वैक्सीनेशन पोर्टल शुड अलाउ शेड्यूलिंग ऑफ द सेकेंड डोज आफ्टर 28 days. The periods initially fixed for those who want early protection is likely to be questioned on appeal, even though it has its own logic. अब बता रहे हैं सरकार ने जो किया वो कितना सही है और कितना गलत है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। कह रहे जो डायरेक्शन है ना, ये जो ऑर्डर है दैट वो ये कि कोविन जो है, जो कि नेशनल वैक्सीनेशन पोर्टल है, जो इंटरनेट की वेबसाइट है, वैक्सीनेशन की पोर्टल है पूरे देश के लिए, कह रहे कोविन को अलाउ करना चाहिए स्केड्यूल करने का दूसरी डोज को 28 दिनों के बाद। और 28 दिन कौन सा पीरियड है, जो पीरियड को इनिशियली फिक्स किया गया था। पहले सरकार 28 दिनों में ही वैक्सीन लगवाया करती थी, शुरू में 28 दिन ही फिक्स किया था। तो ये शेड्यूलिंग होनी चाहिए 28 दिनों के बाद उन लोगों के लिए, फॉर दोज जो चाहते हैं अर्ली प्रोटेक्शन, जिनको अर्ली प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कह रहा है ये जो डायरेक्शन है ना, इज़ लाइकली, ये लाइकली है टू बी क्वेश्चन ऑन अपील, क्वेश्चन किया जाना एक अपील के ऊपर। कह रहा है हालांकि जबकि इसके खुद के भी लॉजिक हैं, इट हैज़ इट्स ऑन लॉजिक। तो सरकार ने यही बोला कि जो बाहर जा रहे हैं देश से 28 दिनों में अपनी दूसरी वैक्सीन लगवाएं, फटाफट काम निपटाएं और जहां जाना है जाएं। लेकिन ये जो है ना सवाल जो है, डायरेक्शन अपने आप में सवाल खड़े करता है, इस पे सवाल होंगे, अपील होने वाली है। हालांकि इस डायरेक्शन के पीछे लॉजिक है, सरकार का कहना भी गलत नहीं है। समझ गए। डायरेक्शन की वर्ब क्या है, इज। कोविन की वर्ब क्या है, शुड अलाउ। हु की वर्ब क्या है, वांट। डोज क्यों आया यहाँ पे फॉर के बाद में, दैम आना चाहिए था सर, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव क्लोज रखा है तो दैम को मैंने बदल दिया दोज में। ऑन एक ऐसा एक एडजेक्टिव है, इससे पहले हमेशा पॉजेसिव आएगा। माई ऑन, योर ऑन, राम्स ऑन, मोहन्स ऑन, है ना, आवर ऑन, देयर ऑन, हमेशा पॉजेसिव ऑन के पहले आएगा ही आएगा अगर ये एडजेक्टिव काम कर रहा है तो। चलिए आगे बढ़े। एक से सवाल आपसे और कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे टू बी क्वेश्चन क्यों लिखा है, लाइकली टू क्वेश्चन क्यों नहीं है, टू बी क्वेश्चन क्यों है। चलो, डायरेक्शन पे सवाल किया जाएगा इसलिए टू बी क्वेश्चन है, पैसिव इन्फिनिटिव है। कई बार कर चुके इस कॉन्सेप्ट को। अगर डायरेक्शन के ऊपर काम हो रहा है तो यहाँ पे पैसिव में, अगर डायरेक्शन किसी काम को कर रही है, सवाल खुद पर खड़े करेगी तो टू क्वेश्चन एक्टिव में। कह रहे द पिटिशनर्स आर टू कंपनीज दैट हैव परचेज्ड वैक्सीन फॉर देयर एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली मेंबर्स एंड डिड नॉट वांट टू वेट फॉर द करंट मैंडेटरी 12 to 16 वीक पीरियड टू एडमिनिस्टर देयर सेकेंड डोजेस। अब ये कौन लोग हैं, कह रहे हैं जो पटिशनर हैं, जो याचिका करते हैं, जो कोर्ट में गए हैं, ये दो कंपनियां हैं जिन्होंने खरीद ली है वैक्सीन्स अपने कर्मचारियों के लिए और उनके परिवार वालों के लिए, और जो नहीं चाहते थे इंतज़ार करना करंट मैंडेटरी 12 से 16 वीक के पीरियड के लिए कि वो एडमिनिस्टर करें, वो लगाएं सेकेंड डोज को, दूसरी जैब को। तो ये थे पटिशनर्स, खरीद के बैठे हैं जेब से अपने एम्प्लॉयज़ के लिए और सरकार को बोल रहे हैं कि हमें तो लगाने दो,
जब बाहर जाने वालों को, विदेश यात्रा करने वालों को लगाने देते हो तो हमारी वैक्सीन तो फ्रिज में रखी है, हमें क्यों नहीं लगाने दे रहे। पेटिशनर की वर्ब आर, दैट की वर्ब है हैव परचेज्ड, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दो कंपनीज के लिए आया है, और दैट की दूसरी वर्ब है डिड नॉट वांट। वेट फॉर अभी बताया मैंने आपको, वेट फॉर ठीक है, लेकिन अवेट के बाद में फॉर मत लगाया ना। वेट फॉर इज इक्वल टू वेट विदाउट फॉर। ये ना आपकी यही बाइबल है, ये जो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स बार बार दिखाता हूँ, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। चलो आ जाओ। कह रहे पॉइंटिंग आउट द रिलैक्सेशन फ्रॉम द मिनिमम 12-week rule for some categories among those traveling abroad, the petitioners wanted some relaxation for employees availing of paid vaccination। इन्होंने अपना लॉजिक भी दिया, पॉइंट आउट करते हुए, इशारा करते हुए उस रिलैक्सेशन या छूट की तरफ जो है किससे, कम से कम 12 वीक के रूल से कुछ कैटेगरीज के लिए, उन लोगों में से जो ट्रैवल कर रहे हैं अब्रोड में, जैसे बाहर जाने वाले लोग हैं, उनको रिलैक्सेशन में 12 वीक की छूट मिली हुई है। कह रहा है इस रिलैक्सेशन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए पैटिशनर्स चाहते थे कुछ रिलैक्सेशन, कुछ छूट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, और किस लिए, अवेल ऑफ करने के लिए पेड वैक्सीनेशन को। सिंपल सेंटेंस है, ये ऐसा चाहते थे इस चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए कि उनको लग रही है तो हमारे वालों को भी लगने दो, हमने तो आपको पैसे भी ऑलरेडी दे दिए हैं। पैटिशनर की वर्ब वांटेड, पॉइंटिंग आउट यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। खाना खाते हुए मैं गाना सुन रहा था, पैटिशनर जब ये चाह रहा था तब ऐसा पॉइंट आउट कर रहा था। दो काम एक साथ हो रहे हो, पहले काम को मेन वर्ब बना दो, दूसरे काम को वर्ब की आईएनजी फॉर्म बना दो। अवेल ऑफ मतलब फ़ायदा उठाना। 12 वीक अगेन क्या है, हाइफनेटेड एडजेक्टिव है। रूल नाम के नाउन के लिए 12 वीक एक जो है नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पीछे से एस निकला, बीच में हाइफन लगा। दोज अगेन इसलिए लगा है क्योंकि ट्रैवलिंग नाम का एडजेक्टिव इसके बाद में रखा है, नहीं तो अमंग प्रीपोजिशन के बाद में देम आना चाहिए था। The court has countenanced this argument favorably and termed as discriminatory the denial of early protection to those who wanted the second dose after 28 days। इस सेंटेंस में एक एरर है, पहले मैं आपको उसको ट्रांसलेट करता हूँ, फिर एरर को आपको पकड़ना है, फिर मैं बता दूंगा। कह रहे कोर्ट काउंटेनेंस कर चुकी है। काउंटेनेंस मतलब होता है कंसेंट देना, फेवर करना, परमिशन देना, सपोर्ट करना। कह रहा कोर्ट इस आर्गुमेंट को सही तरीके से काउंटेनेंस या फेवर कर चुकी है, और इसने कोर्ट ने टर्म भी कर दिया है, नाम भी दे दिया है इसको डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव वाला। और किस चीज़ को, जो मनाही है अर्ली प्रोटेक्शन की उन लोगों को जो चाहते हैं सेकेंड डोज को 28 दिनों के बाद ही। तो कोर्ट ने इस आदमी की बात मान ली, इस कंपनी की, और इस कंपनी की बात पे इन्होंने ये भी मान लिया कि आप भेदभाव कर रहे हो। सरकार को बोला आप उन लोगों को वैक्सीन लगवाने दो जो 28 दिनों बाद आपसे वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। कोर्ट की वर्ब काउंटेनेंस्ड, टर्म हो गई दूसरी वर्ब। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब बायस वाला, भरा हुआ बायस से, भेदभाव से। हु की वर्ब है वांटेड। दोज अगेन इसलिए आया क्योंकि हु नाम का ये पूरा रिलेटिव क्लोज इसके बाद में रखा हुआ है, हु से बनने वाला। देखो एरर, ये सेंटेंस में बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में आपको एज यूज़ नहीं करना होता, उन्हीं में से एक वर्ब है टर्म। अब इनकी मैं लिस्ट दिखा देता हूँ आपको, कॉमन वर्ब्स जिनके बाद में आपको लगता है एज आएगा लेकिन एक्चुअल में एज नहीं आता। कॉल, इलेक्ट, रजिस्टर, अपॉइंट, मेक, चूज, थिंक, नेम, कंसीडर और टर्म। समझ गए ना। द इंडियन मीडिया नेम्ड हर्षन मेहता एज द बिग बुल ऑफ द स्टॉक मार्केट्स। इंडियन मीडिया ने नाम दे दिया हर्षद मेहता को, और कैसा, बिग बुल का स्टॉक मार्केट्स के। नेम वर्ब अपने बाद एज नहीं लेती, तो यहाँ से एज को क्या करो, निकाल दो। नीचे वाली ऐसी वर्ब्स है जिनके बाद में एज हमेशा आएगा, रिगार्ड एज, ट्रीट एज, डिस्क्राइब एज, डिफाइन एज, व्यू एज, नो एज। आई व्यू यू एज माई फ्रेंड, आई व्यू यू एज माई फ्रेंड, एज आएगा। लेकिन आई कंसिडर यू एज माई फ्रेंड, यहाँ पे एज नहीं आएगा, आई कंसिडर यू माई फ्रेंड, है ना, बिना एज के। समझ गए ना। ये लिस्ट है आपकी, ध्यान से देख लेना इसको। अगर इस पे चलें तो टर्म के बाद में एज नहीं आना चाहिए। बढ़े आगे। एडिटोरियल ऐसी गलतियां कर देते हैं, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। कह द कोर्ट फ्रेम्ड इट एज एन इश्यू ओवर बेटर प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय द साइंटिफिकली वैलिडेटेड 12-week गैप बिटवीन 2 डोजेज एंड अर्ली प्रोटेक्शन फेवर्ड बाय इंडिविजुअल्स। कह रहा कोर्ट ने बना दिया, फ्रेम कर दिया, डिमॉन्स्ट्रेट या कंस्ट्रक्ट कर दिया इसको एक इशू के तौर पे, एज एन इशू, एक ऐसे मुद्दे के तौर पे जो है एक तो बेटर प्रोटेक्शन के ऊपर जो ऑफर की गई है
साइंटिफिकली वैलिडेटेड 12 वीक के गैप के द्वारा 2 डोजेस के बीच में। साइंस यही कहता है कि 12 वीक का गैप दे दोगे ना तो सबसे बढ़िया प्रोटेक्शन आपकी होगी। तो कोर्ट ने इसको ऐसा ही इशू बनाया कि एक तो बेटर प्रोटेक्शन का और दूसरा अर्ली प्रोटेक्शन का, जिसको कुछ इंडिविजुअल्स फेवर करते हैं, जिसको कुछ लोग कहते हैं हमें मिलनी चाहिए। तो 12 वीक के बाद लगवाओगे तो बेस्ट प्रोटेक्शन, अगर 4 वीक के बाद लगाओगे तो भी प्रोटेक्शन मिलेगी लेकिन बेस्ट नहीं होगी। पर कुछ लोग चाहते हैं कि हमें अर्ली मिले, 12 वीक का हम वेट नहीं करना चाहते। तो कोर्ट ने इसको ऐसा इशू बना दिया, बेटर प्रोटेक्शन या अर्ली प्रोटेक्शन। कोर्ट की वर्ब है फ्रेम्ड, इसको साइलेंट कर दें। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे द यूनियन गवर्नमेंट, कोर्ट की वर्ब है फ्रेम्ड, ये अगेन 500 एडजेक्टिव, ऑफर्ड एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, वो प्रोटेक्शन जो ऑफर की गई है, ऑफर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहे द यूनियन गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट द रिलैक्सेशन वाज टू मीट अनअवॉइडेबल कंटिजेंसीज एंड एन अर्लियर सेकेंड डोज कुड बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। कह रहे यूनियन गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया, यूनियन गवर्नमेंट ने दलील पेश की कि जो रिलैक्सेशन हम देते हैं कुछ लोगों को जो देश से बाहर जाते हैं, जो छूट हम दे रहे हैं ना, वो मीट करने के लिए अनअवॉइडेबल कंटिजेंसीज को, ऐसी कंटिजेंसीज को, ऐसी इमरजेंसीज को जो अनअवॉइडेबल है, जिनसे बचा नहीं जा सकता, इनएस्केपेबल है। और कह रहा है अर्लियर सेकेंड डोज है ना, वो क्लेम की जा सकती है एक हक के तौर पर, एक राइट के तौर पर। आपकी जेब में पैसा है, आपको अमेरिका जाना है, जाओ सरकार के पास, पैसा दो और बोलो मेरी डोज मुझे 28 दिन में लगवाओ। कोर्ट ने यही बोला है ना, हम इस तरह से लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। गवर्नमेंट की वर्ब है आर्ग्यूड, रिलैक्सेशन की वर्ब है वाज, अर्लियर सेकंड डोज की वर्ब है कुड नॉट बी क्लेम्ड। अनअवॉइडेबल, सर्टेन, इनएस्केपेबल है ना, जो होना ही होना है वो है अनअवॉइडेबल, इसको इवेंचुअल भी बोल सकते हो। इस वर्ड को आप देख चुके हो। कह रहे द कोर्ट बेस्ड इट्स ऑर्डर on what it believed to be discrimination in favor of some sections, but refrained from deciding the question whether a person is entitled to make a choice between early protection and better protection while accepting the government's free vaccine। अब बता रहा कोर्ट का क्या कहना था। सरकार की दलील तो आ गई, अब कोर्ट की क्या दलील है। कह रहा कोर्ट ने अपना ऑर्डर बेस किया, प्रीमाइज किया, आधारित किया इसके ऑर्डर को, और किस चीज़ पे, जिस चीज़ को ये बिलीव करता था, मानता था कि एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक भेदभाव है, और किसके लिए, कुछ फेवर में कुछ सेक्शंस के, इन फेवर ऑफ सम सेक्शंस। तो कोर्ट ने अपना ऑर्डर ऐसा ही बनाया कि आपका जो सरकार की जो नीति है वो कुछ सेक्शंस को भेदभाव करती है। कह रहा लेकिन यही कोर्ट रिफ्रेन फ्रॉम किया। रिफ्रेन फ्रॉम का मतलब होता है स्टे अवे फ्रॉम होना ना, किसी चीज़ से दूर रहना, परहेज करना। कह रहा कोर्ट ने ऐसा तो मान लिया, बेस कर दिया इसके ऑर्डर को, लेकिन कोर्ट जो है इसने परहेज भी किया डिसाइड करने पे, इस सवाल पे हाँ के ना एक आदमी एंटाइटल्ड टू है या नहीं, डिजर्विंग या हकदार है या नहीं, एक चॉइस को मेक करने का अर्ली प्रोटेक्शन और बेटर प्रोटेक्शन के बीच में, और कब, एक्सेप्ट करते हुए सरकार की फ्री वैक्सीन को। तो कोर्ट इतना आगे नहीं बढ़ी, कोर्ट ने ये बोल दिया कि आप जो कर रहे हो वो भेदभाव भरा है, लेकिन ये सवाल का जवाब सरकार को खुद ही बनाना है कि जो एक आदमी है जो सरकार की फ्री वैक्सीन लेता है, क्या वो 28 दिन बाद उसको वैक्सीन लगवाने का हक है या नहीं। अगर वो चाहे, वो कहे जी मुझे लगवानी है, तो सरकार उसको लगवाने देगी या नहीं देगी, उसका एंटाइटलमेंट है या नहीं। समझ गए ना। कोर्ट की वर्ब है बेस्ड, इट की वर्ब है बिलीव्ड, कोर्ट की दूसरी वर्ब है रिफ्रेन फ्रॉम, बट कंजंक्शन के बाद। कोर्ट ने बेस भी किया लेकिन कोर्ट ने रिफ्रेन फ्रॉम भी किया। रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, डेजिस्ट फ्रॉम, स्टे अवे फ्रॉम, सबका मतलब है परहेज करना, किसी चीज़ में अंदर ज़्यादा ना घुसना, है ना, परहेज करना। पर्सन की वर्ब है इज, एक्सेप्टिंग यहाँ पे एक पार्टिसिपल है। कब एंटाइटल्ड टू होंगे, जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो सरकार की फ्री वैक्सीन को। एंटाइटल्ड टू का मतलब होता है हकदार होना। इस पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एंटाइटल्ड के बाद में हमेशा आप टू देखोगे, इसका सिनोनिम है डिजर्विंग, इसके बाद में भी आप हमेशा ऑफ देखोगे। और अगर आप एंटाइटल्ड को एज एन एडजेक्टिव यूज़ ना करो, डिजर्विंग को एज एन एडजेक्टिव यूज़ ना करो, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में ना लगाओ, मेन वर्ब की तरह डिजर्व अपने बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी, कोई प्रपोजिशन नहीं लेगी। पीटर इज़ नॉट एंटाइटल्ड फॉर दिस प्रमोशन, पीटर हकदार नहीं है इस प्रमोशन का। इज़ आ गया, इज़ आ गया, इज एम आर वॉज वर्ब आ गए। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एंटाइटल्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो उसके बाद आता है टू। पीटर इज नॉट एंटाइटल्ड टू दिस प्रमोशन। और यहाँ देखो, पीटर इट नॉट डिजर्विंग दिस प्रमोशन, पीटर डिजर्व नहीं कर रहा है इस प्रमोशन को। डिजर्व एक ऐसी वर्ब है जो कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती मेन वर्ब बन के, ये एक स्टेटिव वर्ब होती है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। एडजेक्टिव बनाने के लिए इसके बाद क्या करो, आप यहाँ लगा दो ऑफ। पीटर इज नॉट डिजर्विंग ऑफ दिस प्रमोशन, या फिर यहाँ पे डिजर्व को मेन वर्ब बना दो, इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही, कोई प्रीपोजिशन मत रखो, और यहाँ लिख दो पीटर डज नॉट डिजर्व
डज नॉट डिजर्व दिस प्रमोशन। बेसिक ग्रामर कर चुके हो तो जानते होंगे स्टेटिक वर्ब्स क्या होती हैं। इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं अपने कंटिन्यूस टेंस से, किसी भी नो वर्ब है, कंसीडर वर्ब है, डिजर्व वर्ब है ना, सब बेसिक्स में कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़े। कह रहा इट इज़ फेयरली ऑब्वियस दैट अ डिलेड सेकेंड डोज इनेबल्स रीचिंग मोर पीपल फॉर देयर फर्स्ट डोज। कह रहा ये चीज़ भी ऑब्वियस है, साफ है, फेयरली ऑब्वियस है कि अगर देरी से सेकेंड डोज दी जाए तो ये इनेबल करती है सरकार को कि वो रीच करे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट डोज के लिए। सेकेंड डोज बाद में दोगे तो दूसरों की सेकेंड डोज जो है फर्स्ट डोज वालों को लग जाएगी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फर्स्ट डोज हम दे पाएंगे। इट की वर्ब हो गई इज, सेकेंड डोज की वर्ब इनेबल्स। चलिए कह रहा दिस मीन्स द ऑर्डर टू अलाउ अर्लियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड डोज कुड इम्पिंज ऑन द पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ गिविंग सम प्रोटेक्शन टू मोर पीपल रादर देन फुल प्रोटेक्शन टू फ्यूअर पीपल। कह रहा है इसका यही मतलब है कि जो ऑर्डर है ना कोर्ट का कि अलाउ कर दो अर्लियर एडमिनिस्ट्रेशन को, जल्दी से दे देने को सेकेंड डोज को, कह रहा है ये ऑर्डर जो है इस टाइप का ये इम्पिंज अपॉन करेगा, ये बुरा प्रभाव छोड़ेगा पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव पे, पब्लिक हेल्थ के उस लक्ष्य पे जो देने का है, गिव करने का है, कुछ प्रोटेक्शन को ज़्यादा लोगों को बजाय फुल प्रोटेक्शन को कम लोगों को। सरकार यही चाहती है 1.25 करोड़ लोगों को या 1 करोड़ 125 करोड़ या 100 करोड़ लोगों को एक डोज मिल जाए बजाय 20 लाख लोगों को 2 डोज देने के। सबको एक डोज लग जाए फिर उसके बाद दूसरी डोज को हम देखेंगे। तो इसका मतलब यही है कि कोर्ट का ऑर्डर जो है सरकार के इस ऑब्जेक्टिव पे इम्पिंज ऑन करेगा, इसके ऊपर बुरा प्रभाव डालेगा। समझ गए। दिस की वर्ब है मीन्स, ऑर्डर की वर्ब है इम्पिंज ऑन, ये आप जानते हो। टू लीव एन बैड इम्पैक्ट है ना, ट्रैम्पल डाउन, एनक्रोच। चलिए रादर देन का मतलब होता है बजाय। कह रहा टू दैट एक्सटेंट द कोर्ट्स इंटरवेंशन इन अ पॉलिसी मैटर मे इनवाइट एन अपील। कह रहा अगर एनालिसिस करें इस हद तक हम जाएं, इस एक्सटेंट तक, तो कोर्ट की जो दखल अंदाजी है एक पॉलिसी मैटर में वो इनवाइट कर सकती है एक अपील को। तो ये कोर्ट के ऑर्डर पे अपील अब सरकार की तरफ से आ सकती है। इंटरवेंशन की वर्ब है मे इनवाइट। अगर हाउएवर इट आल्सो रेजेस द इशू वेदर द पॉलिसी ऑफ एन 84 डे गैप बिटवीन डोजेस शुड कंटिन्यू गिवन द इंक्रीज पेस ऑफ वैक्सीनेशन। कह रहा है हालांकि ये रेज कर देगा, उठा देगा इस इश्यू को, हाँ के ना। जो पॉलिसी है 84 दिनों के गैप की 2 डोजेस के बीच में वो कंटिन्यू हो या ना हो, है ना। तो आपको अपील तो आने वाली है इस ऑर्डर पे। अब सवाल ये उठ जाएगा कि इस पॉलिसी का क्या करें। इस पॉलिसी को हटा देते हैं फिर अपील आएगी भी नहीं, तो क्या इस पॉलिसी को हमें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, देखते हुए बढ़े हुए रफ्तार को, पेस को वैक्सीनेशन के। आज की डेट में इस पॉलिसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सबको वैक्सीन ऑलमोस्ट लग चुकी हैं, रफ्तार बहुत तेज़ है, तो ज़रूरत नहीं है इस ऑर्डर की। समझ गए। इट की वर्ब है रेजिस, पॉलिसी की वर्ब है शुड कंटिन्यू। गिवन और गिवन दैट के बीच का डिफरेंस आप जानते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट हो तो गिवन, ऑब्जेक्ट की जगह क्लोज हो तो गिवन दैट। पेस का मतलब होता है रफ्तार या टेम्पो। कह रहा डिस्पाइट बीइंग अप्रूव्ड बाय एक्सपर्ट्स द चेंज फ्रॉम द 4 to 6 weeks norm to the current 12 to 16 weeks may have been dictated as much by higher efficacy as by the extent of vaccine availability then। अब बता रहा सरकार ने किया क्यों था 12 से 16 वीक का। कह रहा बावजूद अप्रूव होने के एक्सपर्ट्स के द्वारा, बावजूद एक्सपर्ट्स के कह देने के बाद, अप्रूव कर देने के बाद जो चेंज आया, और कहाँ से, 4 से 6 वीक से लेकर के नॉर्म से 12 से 16 वीक का। एक्सपर्ट्स ने बोला था लगा देना 4 से 6 वीक में सब कुछ ठीक रहेगा। कह रहा है ये जो 16 वीक का हमने जो चेंज किया है ये हो सकता है डिक्टेट हुआ हो, ये हो सकता है डोमिनेट हुआ हो, डिसाइड हुआ हो, डिटरमिन्ड हुआ हो, और किसके द्वारा ये हुआ हो, उतना ही हायर एफिकेसी के द्वारा, एज जितना कि उस लेवल या एक्सटेंट के द्वारा जो है वैक्सीन की अवेलेबिलिटी का, उपलब्धता का उस वक्त पे। तो सरकार ने ना केवल ये सोचा कि 12 से 16 वीक में अच्छी मिलेगी सबको प्रोटेक्शन, बल्कि सरकार ने ये भी सोचा कि वैक्सीन है भी नहीं, 12-16 वीक का तो दे ही दो ताकि वैक्सीन सबको थोड़ी थोड़ी लग सके, है ना। तब उस समय शॉर्टेज भी हुआ करती थी। चेंज की वर्ब है मे हैव बीन डिक्टेटेड। डिक्टेट का मतलब है डिटरमिन करना, निर्धारित करना किसी चीज़ को, है ना। एफिकेसी मतलब एफिशिएंसी, आपकी कुशलता, कितने आप अच्छे हो किसी काम को करने में। चलें आगे। सिंपल सेंटेंस है, डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है इसलिए बीइंग नाम के जीरंड को यूज़ किया गया है। कह रहा टाइम मे हैव कम फॉर द गवर्नमेंट टू रिव्यू द नॉर्म एंड अलाउ अ शॉर्टर गैप बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स एंड कोविड-19 प्रेवलेंस इन अ गिवन ज्योग्राफी। कह रहा वक्त आ चुका है, टाइम मे हैव कम, हो सकता है वक्त आ चुका हो सरकार के लिए कि वो रिव्यू करे अपनी इस पॉलिसी को, इस नॉर्म को, और अलाउ करे एक छोटे गैप को, शॉर्टर गैप को, जो बेस्ड हो अवेलेबिलिटी पे, उपलब्धता पे वैक्सीन्स की, और जो कि हो कोविड-19 की प्रेवलेंस को देख करके
लोकप्रियता को देख करके, प्रचलन को देख करके एक एरिया में, एक गिवन ज्योग्राफी में। तो सरकार अपने पास देखे कितनी वैक्सीन अवेलेबल हैं और किस एरिया में कितनी प्रेवलेंस है कोविड की, उसी हिसाब से नई गैप पॉलिसी को डिज़ाइन कर सकती है। वक्त हो सकता है आ चुका हो। प्रेवलेंस आप जानते हो, डोमिनेशन, डोमिनेंस, परवेसिवनेस, कौन सी चीज़ कितनी कहाँ पे चलती है, प्रचलित है। टाइम की वर्ब है मे हैव कम। सिंपल आर्टिकल है। फटाफट बढ़ेंगे अपने आज के क्विज़ की तरफ, है ना। क्विज़ भी सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा चुका हूँ। वेट और वेट फॉर में क्या फ़र्क होता है, कब दे या देम या दोज लगेगा, यहाँ पे आपको चूज़ करना है। यहाँ पे आपको पैसिव इन्फिनेटिव या एक्टिव इन्फिनेटिव क्या चाहिए वो चेक करना है। टू बी वैक्सीनेट या वैक्सीनेटेड, जो भी आप देखोगे एक्टिव और पैसिव में से चूज़ करोगे। इस सेंटेंस में मिलेंगी आपको दो एरर्स, एक मिलेगी डिजर्व नाम की वर्ब से रिलेटेड, एक मिलेगी इन्फिनेटिव से रिलेटेड। कम से कम दो तो मिलेंगी। कोशिश करना दोनों को ढूंढने की। और लास्ट है आपको इम्पिंज अपॉन, इस वर्ड का कौन सा मीनिंग इनमें से क्लोजेस्ट मीनिंग रखता है ना, कौन सा वर्ड, ये भी आप वर्ड अच्छे से जानते हो। 5 में से 5 नंबर मिलने चाहिए अब सभी को। फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे मैं आपके क्वेश्चंस को डाल रहा हूँ, जो इनके आंसर्स को डाल रहा हूँ। ऐप और कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कस्टमर केयर वाले आपकी क्वेरी को, ऐप से रिलेटेड क्वेरी को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। चलिए मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जरूर से लाइक और एक शेयर देना। अंटिल देन साइनिंग आउट।